हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस asymptotic notation. ठीक है. एज फॉर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वी आर यूजिंग फंक्शन एंड एल्गोरिथम, दैट इज वाई वी आर यूजिंग नोटेशंस. ठीक है. अब हम नोटेशंस यूज क्यों करते हैं? हम नोटेशंस यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द सिंबल फॉर्म ऑफ फंक्शन. कोई भी हम फंक्शन यूज कर रहे हैं उसे हम सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें और हम शो कर सकें कि उसका क्लास क्या है. ठीक है. जैसे कि वी आर यूजिंग फंक्शंस एज एल्गोरिथम, दैट इज वाई वी आर यूजिंग नोटेशंस. मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए जो हम फंक्शंस यूज करते हैं उन्हें हम नोटेशंस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएं. ठीक है. हमारे पास फंक्शंस जो हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस जो हैं, वो तीन तरीके के हैं. सबसे पहला है बिग ओ नोटेशन. बिग ओ नोटेशन क्या है? बिग ओ नोटेशन प्रोवाइड्स द अपर बाउंड. ठीक है. अपर बाउंड का मतलब क्या है कि इसकी जो डेफिनेशन है वो है एफ एन इज इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ जी एन. दिस इज बिग ओ of Gn if and only if positive constant C, if and only if there exists positive constant C and n naught. ठीक है. such that, अब इसमें होगा क्या? बिग ओ नोटेशंस के अंदर क्या होता है कि जो भी आपका फंक्शन होता है दैट इज लेस देन और इक्वल टू C ऑफ Gn. ठीक है. अब C यहाँ पर क्या है? यहाँ पर C एक कांस्टेंट है और G ऑफ n क्या है? G ऑफ n एक आपकी वैल्यू है जो आपको मतलब ऐसी वैल्यू इसमें लगाना है, ऐसा फंक्शन लगाना है जो कि आपका बड़ा हो आपके इस वाले फंक्शन से. ठीक है ना. फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट. ठीक है. जैसे कि मेरे यहाँ पर आप देख सकते हो एक लीनियर फंक्शन दे रखा है. ठीक है. एफ एन इज इक्वल्स टू 3n + 2 इज इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ एन. ठीक है. अब मुझे अगर मैं इसमें अपना बिग ओ नोटेशन लगाता हूँ तो मुझे इस फंक्शन को छोटा दिखाना पड़ेगा अपने C ऑफ Gn से. ठीक है ना. तो मैं क्या करूंगा? मैंने 3n + 2n इज लेस देन इक्वल्स टू 4n. ठीक है. फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 2, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. अगर मैं n की वैल्यू को 2 पुट करता हूं तो आप देखो 4 3 12 + 2 हाउ मच? इट्स 14. ठीक है. दैट इज लेस देन 4 × 4 16. ठीक है ना. तो मैं एन की ऐसी वैल्यू लेता हूँ या मैं ऐसी वैल्यू अपने राइट हैंड साइड में प्लेस करूंगा जिससे कि मेरा फंक्शन जो ये फंक्शन है 3n/2 वो छोटा हो. ठीक है ना. अब क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये तो था आपका लीनियर फंक्शन, लीनियर इक्वेशन थी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 2n², दिस इज स्क्वायर, प्लस 4n + 2. इसका क्या है? ऑर्डर ऑफ n² का फंक्शन है. यानी कि मुझे यहाँ पर 2n + 4n + 2 के लिए एक ऐसी वैल्यू रिप्लेस करना है जो कि इससे मेरी इस वाले फंक्शन से मेरी बड़ी हो. ठीक है ना. तो मैंने क्या किया? मैंने ln² रख दिया फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5. ठीक है. नेक्स्ट जो मेरा फंक्शन है दैट इज ओमेगा नोटेशन. ओमेगा नोटेशन क्या है? द ओमेगा नोटेशन डिस्क्राइब एज द लोअर बाउंड ऑफ द फंक्शन. मीन्स मैं इसमें लोअर वैल्यूज को काउंट करूंगा या ये मेरा लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है. इसकी डेफिनेशन क्या है? एफ एन इज इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ जी एन इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट सी एंड एन नॉट. ठीक है. ओमेगा, बिग ओमेगा और ओमेगा जो है वो आपके ऑलमोस्ट सेम है. जो वहाँ पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है वहाँ पर आपका जो फंक्शन था वो छोटा था C ऑफ Gn से, यहाँ पर फंक्शन आपका बड़ा है C ऑफ Gn से. फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट. ठीक है. इसमें देखें हम लीनियर फंक्शन सेम मैंने प्रॉब्लम ली हुई है. एफ एन इज इक्वल टू 3n + 2 इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ n. ठीक है. अब मैं देखिए इसमें क्या कर रहा हूँ? मैंने 3n + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3n कर दिया मैंने. फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. ठीक है. सारे n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 से आप कुछ भी n की वैल्यू रख लो, आपको हमेशा ये फंक्शन ही बड़ा मिलेगा, कभी ये वाली वैल्यू बड़ी नहीं होगी. ठीक है ना. नेक्स्ट है हमारा थीटा नोटेशन. थीटा नोटेशन क्या करता है? थीटा नोटेशन बेसिकली हम थीटा नोटेशन को टाइट बाउंड भी कहते हैं. ठीक है. या एवरेज बाउंड भी कहते हैं. ठीक है. थीटा नोटेशन क्या है? एफ एन इज इक्वल्स टू थीटा ऑफ जी एन if and only if there exists positive constant C1, C2 and n naught. आप ऊपर ओमेगा में, बिग ओमेगा में आप जब चेक करोगे तो वहां पर there was only one constant C and in omega there is also C, but in theta there are two constants that is C1 and C2 and n naught exists. ठीक है. such that अब देखो इसका आपका जो फंक्शन होगा, यहाँ पर ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है एफ एन,
वो क्या है, वो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू है C1 ऑफ GN से, कांस्टेंट 1 इंटू GN, और जो लेस देन है C2 ऑफ GN, ठीक है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट, ठीक है। अब मैं जो भी फंक्शन निकालूंगा या जो भी मेरा थीटा नोटेशन निकलेगा उसके लिए क्या होगा, उसके लिए मेरी वो एक एवरेज बाउंड होगा, यानी कि वो मेरा आप कह लो ओमेगा और थीटा के बीच का बाउंड होगा, और हमेशा जो आपका थीटा नोटेशन होगा वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखो, अब मैंने मेरा फंक्शन था 3n+2, ये वाला फंक्शन था मेरा, ठीक है। मैंने इस फंक्शन के लिए मैंने स्मॉल वैल्यू क्या रखी कि मेरी जो वैल्यू हो, मेरा फंक्शन बड़ा हो जाए, मैंने वैल्यू क्या रखी 3n, ठीक है, और यहाँ पर मैंने वैल्यू क्या रखी 4n, ठीक है। अब आप देखो मैं उसका नोटेशन कैसे निकालूंगा, मेरा दोनों तरफ 4n है, यहाँ पर 4n है, यहाँ पर 3n है, इट मीन्स मेरे नोटेशन दोनों तरफ सेम है, तो इसका मैं नोटेशन क्या निकालूंगा, दिस इज थीटा ऑफ n, ठीक है। मेरा जो फंक्शन बनेगा वो फंक्शन बनेगा fn इज इक्वल टू थीटा ऑफ n, क्योंकि यहाँ पर n है, दोनों तरफ सेम होना होगा। अगर यहाँ पर 4n² होता, यहाँ पर 3n होता, तो ये एक थीटा बॉन्ड नहीं होता, ये एक एवरेज बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम देख लेंगे, fn इज इक्वल टू tan n² प्लस 4n+2 इज इक्वल टू थीटा ऑफ n2, ठीक है, दैट थीटा ऑफ n² इज लेस देन इक्वल टू थीटा ऑफ n² प्लस 4n+2, और ये जो छोटा होगा वो होगा 11n² से, ठीक है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 5। आप n की सारी वैल्यू रख के देख लें, जो ये tan n² होगा वो हमेशा छोटा होगा आपके फंक्शन से, और 11n² इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर देखो आप 11n² यहाँ पर भी और 10n² यहाँ पर भी है, इट मीन्स आपका जो नोटेशन बनेगा वो बनेगा थीटा ऑफ n², दिस इज n², ठीक है। अब जो मेरे पास एक नोटेशन है, जनरल फार्मूलाज टू कंप्यूटिंग टाइम्स आर, ठीक है, जो भी मेरे पास नोटेशंस होंगे वो मेरे नोटेशंस इस फॉर्म में होंगे। सबसे छोटा मेरा जो नोटेशन होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ 1, जिसको आप कांस्टेंट भी बोलते हो, ठीक है, कांस्टेंट नोटेशंस भी बोलते हो। दूसरा मेरा होगा, उससे बड़ा होगा ऑर्डर ऑफ log n, उससे बड़ा होगा ऑर्डर ऑफ n log n, इससे बड़ा होगा ऑर्डर ऑफ n², देन n² log n, एंड देन n³ एंड देन 2n। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आगे 2n, 3n या n³ या 3n या 4n या n की पावर n, दैट इज एक्सपोनेंशियल टाइम बाउंड होंगे, मतलब इनके लिए जो भी टाइम होगा, आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। दैट मीन द एल्गोरिथम विद ऑर्डर ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी इज बेटर देन ऑर्डर ऑफ log n, ठीक है। जैसे जैसे आप राइट हैंड साइड में बढ़ोगे, जैसे जैसे log n से n log n पे आए, ऑर्डर ऑफ n² में आए, n² log n में आए, n³ में आए, 2n में आए, वैसे वैसे आपकी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि आपके जो भी एल्गोरिथम होगी वो उसका एक तरीके से एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। और एनालाइज ऑफ एल्गोरिथम, एनालाइजिंग क्या करेंगे, जैसे सपोज कर लो मेरे पास ये सारे नोटेशंस हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मेरे पास सपोज m इज एन एल्गोरिथम, मेरे पास एक m एल्गोरिथम है, और n जो है इज द साइज ऑफ द इनपुट डेटा। m मेरे पास एक एल्गोरिथम है, उस m एल्गोरिथम के अंदर मैं अपनी n इनपुट दूंगा, n साइज की इनपुट दूंगा। क्लियरली कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ fn ऑफ m इंक्रीजेज एज n इंक्रीजेज, जैसे जैसे मेरा इनपुट n इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे मेरी एल्गोरिथम की जो मेरी एल्गोरिथम m है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाएगी। इट इज़ यूजुअली द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ fn वी वांट टू एग्जामाइन, ठीक है। मेरे पास नीचे टेबल दे रखी है, उससे मैं रेट ऑफ इंक्रीज एग्जामाइन करूंगा ऑफ माई एल्गोरिथम वाइल माई इनपुट n इज इंक्रीजिंग, ठीक है। जैसे जैसे मेरे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आप देखोगे एट सम लेवल ऑफ सम टाइम सम पॉइंट when my value of n is small, the values of the time complexity of m will be little bit increase, but somehow it will be equal. But when slowly the value of n will increase, the complexity of algorithm will exponentially increase, ठीक है ना। देखो जैसे मेरे पास ये इनपुट है n, ठीक है, मेरे पास log n नोटेशन है, n log 2n नोटेशन है, n² नोटेशन है, n³ नोटेशन है, 2n नोटेशन है, ठीक है। अब मैंने जैसे जैसे मैं अपनी एल्गोरिथम के अंदर ये वाली इनपुट देते जाऊंगा, सपोज कर लो मैंने पहले n की वैल्यू 1 थी, ठीक है, तो log 1 बेस टू 0, n log 1 बेस टू 0, n² 1 हुआ, 1 n³ 1,
टू की पावर एन इज 1 2, ठीक है। जब मेरी एन की वैल्यू 2 ही, तो ये मेरी 1 हो गई, ये मेरी 2 हो गई, ये मेरी 4 हो गई, ये आपकी 8 हो गई, ये आपकी 4 हो गई, ठीक है। अब मेरी जब एन की वैल्यू 4 हुई तो अब देखो ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई, बट 2 की पावर एन दैट इज एक्सपोनेंशियल टाइम एंड एन स्क्वायर अब भी इक्वल ही हैं, यानी कि इनकी वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। बट जैसी मेरी वैल्यू एन के बाद स्टार्ट होगी, अब आप देख लो मेरी ये 64 था, एन क्यूब 512 था, 2 की पावर एन 256 हो गया। अब जो मेरी वैल्यूज होंगी 8 के बाद से वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब आप देखो जब मेरी एन की वैल्यू 16 थी तो लॉग एन 4, एन लॉग एन 64, एन स्क्वायर 256, एन क्यूब 4096 एंड 2 की पावर एन देखो अब मेरा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ है। 8 पे क्या था 256 था, और जैसे ही मेरी वैल्यू 6 हुई ये कितना रैपिडली इंक्रीज किया है, ठीक है। ऐसे ही 32 के लिए आप देखो आपका जो एक्सपोनेंशियल आपको 2 की पावर एन था कितना इंक्रीज किया है, ठीक है ना। ऐसे ही एन क्यूब आप देखो, ऐसे ही एन स्क्वायर देखो। तो इस टेबल से दिखाने का मतलब था कि आपकी जो भी जैसे जैसे आपकी इनपुट इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो नोटेशंस होते हैं वो आपके इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है ना। तो एट सर्टेन पॉइंट कुछ वैल्यू तक आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है या तो वो बराबर रहेगी या वो हल्की फुल्की सी ऊपर नीचे होगी। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जैसे यहाँ पर 8 के बाद अगर आप देखोगे 16 और 32 में, तो ये बहुत रैपिडली इंक्रीज की है, बहुत एक्सपोनेंशियली से इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी एन की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो जो बेसिकली नोटेशंस का काम क्या है, नोटेशंस का काम है आपकी जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उनको एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करे और आपको एक क्लास दे सके कि भाई अगर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या आपका नोटेशन जो है, आपकी एल्गोरिथम जो है वो इस क्लास के अंदर या इस नोटेशंस के अंदर लाई करती है। एंड देयर आर 3 टाइप ऑफ नोटेशंस, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बिग ओ, बिग ओमेगा एंड थीटा नोटेशंस, ठीक है ना। इसके लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।